दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके सामने साइंस का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, है ना दोस्तों। 5 क्वेश्चन जिसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सीरीज आई है ना। तो इसी के तहत हमने तीसरा वीडियो बनाया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं कम से कम 10 से 20 ऑब्जेक्टिव आपके इस वीडियो में कवर करूंगा। ओके दोस्तों, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं बिना देर के हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन आज का हमारा आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड के लिए, और अधिकतर पूछा ही जाता है, तो आप अच्छे से रेडी कर लें इसको। अम्ल और क्षार में अंतर बताना दोस्तों। पहला सवाल है हमारा, पहला हमारा अंतर है दोस्तों, अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ओके, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार जो है वो स्वाद में किससे होता है दोस्तों, कड़वे। आपने नींबू चखाई होगा दोस्तों, नींबू का टेस्ट कैसा आता है, खट्टा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। और दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, ये हम वीडियो में आगे बढ़ के देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो के बीच में हम सब पढ़ेंगे किस चीज़ में कौन सा अम्ल होता है और कौन सी चीज़ आपके बोर्ड में पूछी जाएगी। ओके दोस्तों, और क्षार जो है, अगर आपने कभी साबुन का झाग अगर चख के देखा हो, है ना, तो आपको पता होगा कि ये कड़वा होता है, क्योंकि साबुन में क्षार होते हैं दोस्तों। ओके, अगला है दोस्तों हमारा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका कि लिटमस जो है ना, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों वो लाइकेन नामक एक पौधा होता है ना, लाइकेन। ओके दोस्तों, तो शैवाल और कवक दोनों मिलके लाइकेन का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, तो लाइकेन से जो है लिटमस को प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों शैवाल शैवाल और कवक, ये दोनों जो है मिलके लाइकेन का निर्माण करते हैं, और इसी इसको इनके संबंध को दोस्तों कहते हैं सहजीविता। ओके, कभी अगर पूछ लिया जाए कि सहजीविता से आप क्या समझते हैं, तो दो पौधे जो है, ये दो जीव जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहजीविता कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। और लाइकेन जो है दोस्तों, वो उसी से लिटमस पत्र बनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे आज। जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दोस्तों क्षार जो है लाल को किस में बदल देता है दोस्तों, नीले में बदल देता है, जबकि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदलता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, है ना, कि अम्ल रिक्त स्थान लिटमस पेपर को रिक्त स्थान कर देता है। ओके, या रिक्त स्थान जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो दोस्तों लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। दोस्तों ये जो है H प्लस आयन लिखे या हाइड्रोजन आयन लिखे, आप एक ही बात है ना। तो अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं दोस्तों, H प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षार जो है वो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं दोस्तों, OH माइनस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, अम्ल का पीएच जो है, या पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है। दोस्तों पीएच वैल्यू क्या होती है, ये भी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, लेकिन क्षार का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 7 से अधिक होता है ना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार धातु के साथ क्रिया नहीं करते। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु और अधातु में अंतर लिखना है। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। देखिए, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है ना। धातु किस में पाई जाती है दोस्तों, ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा जो धातु है दोस्तों, ये द्रव धातु है। याद रखिएगा, रिक्त स्थान में पूछा जाता है, सही जोड़े में पूछा जाता है कि एक वन वर्ड में पूछा जाता है दोस्तों कि द्रव धातु का नाम बताइए, तो पारा। इसको दोस्तों, इसका सूत्र होता है Hg, है ना, मरकरी भी इसे बोला जाता है। और अधातुएं जो होती है दोस्तों, वो ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव अधातु का नाम बताइए, तो दोस्तों द्रव अधातु कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रुक जाना नहीं, में अभी भी पूछा था 2023 में। ओके, जो लास्ट एग्जाम हुई थी रुक जाना नहीं की। अगला है दोस्तों, देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है ना, ये विद्युत का चालन करती है ना, यानी विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातु जो है वो विद्युत की कुचालक होती है, मतलब इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है दोस्तों। अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ओके दोस्तों, ये अपवाद जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, है ना, तो याद रखिएगा, है ना। तो विद्युत की सुचालक अधातु अगर पूछ ले तो ग्रेफाइट। ओके दोस्तों, अगला देखिए, धातुएं चमकदार होती है दोस्तों, सामान्यतः धातुओं में शाइनिंग पाई जाती है ना, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो ऐसी अधातु है दोस्तों जो चमकदार होती है। ओके, पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये चमकदार अधातु है, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो चमक पाई जाती है जिनमें, है ये अधातु है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, धातुएं आघातवर्धनी और तन्य होती है। आघातवर्धनी का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इन्हें ठोके, है ना, या हम इन्हें चोट पहुंचाते हैं, है ना, चोट लगाते हैं या इन्हें ठोकते हैं, तो दोस्तों ये फैलने लगती है, चद्दर के रूप में फैल जाती है। और तन्य का मतलब होता है दोस्तों तार के रूप में बदलना। ओके, आगे देखिए। लेकिन अधातुएं जो भंगुर होती है, भंगुर का मतलब दोस्तों इनको अगर हम कूटेंगे या पीटेंगे तो ये फैलती नहीं है, जबकि ये टूट जाती है ना, तो दोस्तों टूटना ही कहलाता है भंगुरता। ओके, आगे देखिए। धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना, गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं दोस्तों, धातु का क्वथनांक किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो है जिस ताप पर पिघलना प्रारंभ कर देता है, जैसे जल, जल की अगर हम बात करें, जल, है ना, तो जल जो है जिस ताप पर उबलता है, कितने ताप पर उबलता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ करता है, तो ये इसका क्वथनांक हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा क्वथनांक। इसके बाद अगर हम बात करें गलनांक की, तो कोई भी पदार्थ है जितने डिग्री ताप पर या जिस ताप पर पिघलना प्रारंभ करता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो किससे होते हैं दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें हमने धातु और अधातु के रासायनिक गुण भी पढ़ लिए हैं और भौतिक गुण भी पढ़ लिए। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपसे रासायनिक गुण पूछे जाए तो आप इनमें से रासायनिक गुण लिख लें, और अगर आपसे भौतिक गुण पूछे जाए तो आप भौतिक गुण लिख लें। हमने दोनों ही इसमें कॉमन पढ़ लिए। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण सहित लिखिए। ओके दोस्तों, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हम समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है ना दोस्तों, ये अधिकतर क्लासों में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसमें जो रॉ मटेरियल है ना, जो कच्ची सामग्री है वो क्या है दोस्तों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। CO2 जो है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, और जल जो है H2O जल का सूत्र है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसकी समीकरण समझ लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं याद करना बताऊंगा दोस्तों कि इसकी समीकरण को आप अच्छे से याद कैसे रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा जल। तो दोस्तों 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के मिलेंगे, है ना, तब जाके हमारा ग्लूकोज का एक अणु बनेगा। ये है दोस्तों हमारा ग्लूकोज, क्या है दोस्तों, ये हमारा ग्लूकोज है। ये है हमारा जल। ओके दोस्तों, और ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जब जल के 12 अणु से जुड़ेंगे तो एक तो ग्लूकोज का अणु बनेगा। ओके दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का अणु का फॉर्मूला है। प्लस ये जो जल के जो 12 अणु हमने उपयोग किए थे, 12 में से दोस्तों ये क्रिया में 6 अणु जो है जल के ये उपयोग हो जाएंगे, और 6 अणु जल के वापस से क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुक्त हो जाएंगे। ओके, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने 6 अणु लिए थे दोस्तों, इसमें से कार्बन का उपयोग हो जाएगा, और 6 ऑक्सीजन के अणु जो है ये वापस हमारे रिलीज हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, जितनी हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, कि जितने अणु लिए थे उतने अणु हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और जितने अणु हमने जल लिया था उसके आधे अणु जल के हमें वापस मिल जाएंगे, और एक साथ में ग्लूकोज का अणु मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सूर्य प्रकाश, जो एरो बनाया हुआ है उसके ऊपर सूर्य प्रकाश लिख दीजिएगा। ओके, और दोस्तों इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा मुक्त होती है ना। ओके दोस्तों, क्या मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों, ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल में आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। दोस्तों दर्पण के प्रकार के लिए मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट करी थी जिसमें इमेज है, उसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर किए हुए हैं, और आपको 2-3 क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे, और दर्पण के प्रकार भी समझा रखा है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। ये सीधा सा सिंगल सा जो जिसमें हम कांच में शक्ल देखते हैं वही हमारा समतल दर्पण होता है दोस्तों। इसमें एक तरफ पॉलिश की जाती है और दूसरी सतह जो है दोस्तों इसकी परावर्तक होती है। ये देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से टकरा के वापस रिटर्न हो जा रही है दोस्तों। ये हमारा समतल दर्पण है, और दोस्तों इसमें हमें बताना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता हमें बतानी है, 4 विशेषता। ओके दोस्तों, तो पहले देखिए, बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। ओके दोस्तों, आभासी मतलब हमें जो प्रतिबिंब मिलता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा एक बंदा कोई अंदर खड़ा है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, वो केवल आभासी, मतलब हमें आभास होता है ऐसा। ओके दोस्तों, आगे देखिए, प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के समान होता है।
दोस्तों प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब रिक्त स्थान बनता है तो दोस्तों सीधा बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों अगला है प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर मान लो मैं ये ई लिख के अगर मैं एक कांच के सामने ले जाता हूँ, मान लीजिए इसी कांच के सामने ले जाते हैं, तो हमें जो है ई कुछ ऐसा दिखाई देगा कांच के अंदर। तो दोस्तों देखिए ये जो लाइन थी ये हमारी किस दिशा में? इस वाली डायरेक्शन में, लेकिन प्रतिबिंब में ये लाइन जो है उल्टी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इसी को कहते हैं दोस्तों पार्श्व का बदल जाना, है ना। मतलब इसमें जो सतहें होती है या किनारे जो होते हैं वो बदल जाते हैं, उसी को हम दोस्तों कहते हैं पार्श्व। ओके, आगे देखिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है दर्पण से वस्तु की दूरी के समान होती है। तो दोस्तों जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं और अगर हम आगे आते हैं तो वो प्रतिबिंब भी कांच के अंदर आगे आने लगता है, और जैसे ही हम पीछे जाना शुरू करते हैं तो वो प्रतिबिंब भी पीछे पीछे जाता है। ओके दोस्तों, तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण से। ओके दोस्तों, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो दर्पण से वस्तु की दूरी के समान होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों उसकी फोकस दूरी होती है अनंत। याद रखिएगा समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है दोस्तों वो होती है इनफाइनाइट। बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए और आगे भी हम करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझिएगा, है ना। इस टॉपिक से भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। तो देखिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, और दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसों को ही क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ जाने के कारण, है ना, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है यानी टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो उसके साथ साथ टेम्परेचर में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब विश्व का या वैश्विक तापमान का, है ना, विश्व के तापमान का बढ़ना, है ना, तापमान का बढ़ना या पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी जो होती है उसका गर्म होना। दोस्तों पृथ्वी गर्म कब लगेगी? जब उसका वातावरण गर्म होगा तभी पृथ्वी गर्म होगी, है ना। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में जो बढ़ोतरी हो जाती है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा सा अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना या विश्व का गर्म होना। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें होती हैं उनके नाम हम पढ़ लेते हैं। अधिकतर ये दोस्तों अधिकतर पूछा जाता है सही जोड़ी में मीथेन का फॉर्मूला, है ना। तो CH4 होता है दोस्तों। मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। अगर कभी ग्रीन हाउस गैसों के नाम पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। अगला आता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है दोस्तों कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है तो प्रकाश तो दोस्तों यूज़ कर लिया जाता है ना, लेकिन उसमें से आधा से ज़्यादा भाग जो है वो वापस ऊष्मा के रूप में रिटर्न हो जाता है दोस्तों पृथ्वी से टकराने के बाद। ओके, तो ये जो ऊष्मा रिटर्न होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है और उसे ऊष्मा को ग्रहण करके खुद गर्म हो जाती है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह है, आपको पता ही है। तो जहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ वहाँ पे गर्मी हो जाएगी, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ओके दोस्तों, अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका भी फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों। CFC का पूरा नाम जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा CFC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों ये ओजोन क्षरण के ओजोन परत जो होती है हमारी, है ना, जो ओजोन परत होती है उसको नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसको यही पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओके दोस्तों, ओजोन परत के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, या फिर आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। तो दोस्तों ये सभी क्या थी? हमारी ग्रीन हाउस गैसें थी। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।